नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर के साथ, जहां एसआईए की मेंढर के गुरसैन इलाके में छापेमार कार्रवाई हो रही है। गुरसाई के कुछ स्थानों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश का ये पूरा मामला है। पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे एसआईए ने विफल कर दिया है। एसआईए ने इस सिलसिले में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जांच एजेंसियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं, जहां बीते कल एनआईए और सीआईके ने छापेमार कार्रवाई को कई जगहों पर अंजाम दिया था। वहीं एसआईए मेंढर के गुरसैन इलाके में छापेमार कार्रवाई कर रही है। आतंकवाद को फिर से पुनर्जीवित करने की साजिश का ये पूरा मामला है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढ़ी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, जिस तरीके से लगातार ये छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, कहीं गोला बारूद हथियार बरामद हो रहे हैं। इससे पहले सीआईके ने भी छापेमार कार्रवाइयां की थी और एसआईए एक बार फिर से ये छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को देखा जाए? देखिए जैस्मिन, पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक साजिश रची जा रही है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को रिवाइव किया जाए। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 हटाई गई थी, उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, शांति है, पत्थरबाजी के इंसिडेंट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आतंकवाद के इंसिडेंट खत्म हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बौखलाहट में है। आपने देखा कि कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग करवाई जा रही है, लेकिन वो पाकिस्तान की बौखलाहट दर्शा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश रची जा रही है कि जम्मू के जो पीसफुल इलाके हैं, जैसे पुंछ, रजौरी, जिसे पीर पंचाल एरिया भी कहा जाता है, या डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जिसे चिनाब वैली भी कहा जाता है, इन इलाकों में आतंकवाद को रिवाइव करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को वहां रेडिकलाइज करने के लिए। उसी सिलसिले में आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है जम्मू कश्मीर की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने जो है गुरसैन इलाका है मेंढर में, वहां पर कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। कई रिहायशी इलाकों पे, कई ऐसी जगहों पे जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए, ताकि जो आतंकवाद है उसे फिर से रिवाइव किया जाए। तो आतंकवाद की कमर तो हालांकि तोड़ दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आतंकवाद का जहरीला सांप है पाकिस्तान की पुष्टपनाही में, ये फिर से अपने फन उठाने की कोशिश कर रहा है। उस फन को कुचलने के लिए इस तरह की छापेमार कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। जी जैस्मिन जी, तेजिंदर जी, इससे पहले भी अगर थोड़ा सा पीछे चल के देखें, ईद के बाद भी इस तरीके की खबरें निकल कर आई थी कि जहां पर कुछ जो चरमपंथी लोग थे, जो अलगाववाद से जुड़े हुए कुछ पूर्व के जो नेता थे, वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे और इसी तरह की कोई साजिश रची जा रही थी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को भी सीज किया जा रहा है। अगर इसके साथ इसे जोड़कर देखा जाए कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वही 5 अगस्त वापस आने वाला है, फिर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से ये हो रही है, तो क्या ये तमाम चीजें, ये छापेमार कार्रवाइयां और इसके पीछे की जो मंशा निकल कर आ रही है, क्या इस ओर इशारा कर रही है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार हो रहा है? और क्योंकि महत्वपूर्ण सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर यह दलील दी गई है कि 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली जा रही है, तो क्या उस चीज को काउंटर करने की कोशिश ये पाकिस्तान की तरफ से हो रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वही सामने आ रही है लगातार। हर बार 2019 के बाद पाकिस्तान ने ये सोचा था कि कश्मीर में कत्लो गारत का सिलसिला होगा, खून की नदियां बहेंगी, इस तरह का पूरा पाकिस्तान ने एक प्रोपोगेंडा किया था। कश्मीर इशू को इंटरनेशनल फोरम में भी उठाने की कोशिश की, लेकिन जो कश्मीर के आम नागरिक हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा था, पाकिस्तान का जो एजेंडा था, उसे पूरी तरह से नाकामयाब किया। कश्मीर के लोगों ने ये दर्शा दिया कि वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, और कश्मीरी लोगों ने ये चीज समझ ली है कि जो उनकी पीस डेवलपमेंट ये भारत के साथ ही आ सकती है, भारत के साथ ही रह के आ सकती है। जिस तरह से भारत के अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां पर
जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े आपके लिए वहां पर स्टेडियम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, वही डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर उससे महरूम क्यों रहे? पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 का एक नासूर था, वो जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम से अलग किए हुए था। अब देखिए क्या चेंज हुआ है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उन लोगों को राइट्स मिल रहे हैं जो पिछले 70 साल से जिन्हें उनके राइट से महरूम किया जा रहा था। तो अब वो जो चेंज आया है वही चेंज जो है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं वो चेंज जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा और लगातार टेररिज्म को रिवाइव करने की साजिश रचा है। जैसे आपने बात की कुछ हफ्ते पहले ही श्रीनगर के एक होटल में सेपरेटिस्ट लीडर्स जो हैं और जो फॉर्मर सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं या फॉर्मर टेररिस्ट हैं वो मिले थे। उनकी कोशिश थी कि किस तरह से आतंकवाद को, JKLF को या हुर्रियत को रिवाइव किया जाए, लेकिन उनकी साजिश को नाकामयाब किया। और ये नाकामयाब करने वाले कौन है? ये कश्मीरी लोग ही हैं। कश्मीरियों ने समझ लिया है कि हमारी जो भलाई है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पपेट हैं उनका कैनन फॉडर बनने में नहीं है। हमारी भलाई भारत के संविधान को फॉलो करने में है, भारत के संविधान के साथ चलने में है। जिस तरह भारत आज वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिला के प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भलाई है, ना कि एक ऐसे मुल्क के साथ जहां पर लोगों को आटे की एक बोरी के लिए एक दूसरे का कत्ल करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अनुच्छेद 370 का वो वाला अंग अभी भी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसे निरस्त नहीं किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और ये जो बदलती तस्वीर है, इससे पाकिस्तान बौखलाया है और इसी बौखलाहट में इस तरीके की जो साजिशें हैं उसे रचा जा रहा है। लेकिन हमारी सेना, हमारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं और समय समय पर इस तरीके की साजिशों का भांडाफोड़ कर रही हैं। और वही हमने जम्मू के कुछ इलाकों में देखा, गुरसैन में भी आज SIA ने जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की है, इस तरीके की साजिश को नाकाम किया है। तेजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने का ये पूरा मामला है। याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 370 को निरस्त करने के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर दूसरे दिन भी सुनवाई जारी है। कपिल सिब्बल इस वक्त कोर्ट में बोल रहे हैं। याचिकाकर्ता अकबर लोन के कपिल सिब्बल वकील हैं और कोर्ट में ये सुनवाई निरंतर होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है। CJI खुद इस पूरे मामले की अध्यक्षता कर रहे हैं और संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता खुद CJI कर रहे हैं, जहां पर ये मामला सुना जा रहा है। कपिल सिब्बल इस वक्त कोर्ट में बोल रहे हैं और निरंतर ये सुनवाई 2 अगस्त से शुरू हो चुकी है। सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर लगातार इस मामले की सुनवाई होनी है। संभवतः ये माना जा रहा है कि अगस्त के महीने तक इस सुनवाई को कोर्ट में ये सुनवाई चलेगी और आज दूसरे दिन की सुनवाई है। कपिल सिब्बल इस वक्त कोर्ट में बोल रहे हैं। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाओं पर यह सुनवाई हो रही है। And Miller's clause 3 of this is important, that any such proclamation, whether varied under subsection 2 or not, shall, except where it is a proclamation revoking a previous proclamation, cease to operate on the expiration of 6 months from the date on which it was first issued. So, Miller, the proclamation was issued on November 21st, 2018, on 20th of June. It was to expire in 6 months' time on 19th December. And on November 21st, he dissolved the assembly. And without reference to the Council of Ministers.
वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 मामले में पेश होने वाले वकीलों में शामिल मुजफ्फर इकबाल खान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि संविधान सभा को अनलिमिटेड अधिकार होते हैं जबकि पार्लियामेंट को नहीं होते हैं, ये हमारा मानना है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। कपिल सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों उस समय हाउस अरेस्ट थे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद अकबर लोन और सांसद हसनैन मसूदी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। अकबर लोन की याचिका पर कपिल सिब्बल दलील रख रहे हैं। साथ हैं मुजफ्फर इकबाल खान, किस तरीके से किस चीजें देख रहे हैं और किस जहत में आगे बढ़ रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल उन्होंने पूरे कंप्लीट अभी नहीं किए हैं आर्गूमेंट। वो एक आध दिन और लग सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं गोपाल सुब्रमण्यम साहब वो स्टार्ट करेंगे। जो आर्डर हमने दिया हुआ है, नोडल जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है कोर्ट की तरफ से ही, तो उम्मीद है आज कल तो बहुत अच्छे माहौल में आर्गूमेंट चलते रहे। आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में तारीख में आफ्टर केशवानंदा भारती एंड आफ्टर एसआर बोम्मई ये सबसे बड़ा मामला है। अगर देखें तो जिस तरीके का जो बुनियादी बात है, दस्तूर साज असेंबली, पार्लियामेंट, ये इसके इर्द गिर्द जो आर्गूमेंट हो रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको किस तरीके से तय करने की जरूरत है? देखिए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेता है। जो हमारा मानना है एज लॉयर की अपनी दलील है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। फाइनली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लेना है। हमारा यह है कि जो आइन साज असेंबली है उसकी पावर्स पार्लियामेंट इख्तियार नहीं कर सकती। आइन साज असेंबली की पावर्स अनलिमिटेड हैं, पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड हैं। तो अब ये देखते हैं इसको कैसे लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। एक खबर ये भी चलनी शुरू हुई कि कपिल सिब्बल साहब जो पहले खबर आ रही थी कि एनसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की यहाँ कोई पिटीशन है नहीं। शायद आपको याद होगा कि जिस वक्त ये पिटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आर्गूमेंट जिसमें कपिल सिब्बल कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की पिटीशन है। उस वक्त हमारे जो पार्टी के दोनों लीडर हैं फारूक साहब और उमर साहब वो अरेस्ट थे, वो एफिडेविट फाइल करने नहीं आ सके थे। उस वजह से हमारी पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं अकबर लोन साहब और ऑनरेबल जस्टिस मसूदी साहब, उन्हीं ने अपने नाम पर ये पिटीशन, ये बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस की पिटीशन है जिसको कपिल सिब्बल साहब आर्गू कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आजाद साहब की तरफ से है, तो आजाद साहब की ना तो यहाँ कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन है और ना ही कोई पिटीशन है। सिब्बल साहब ने जो कल आर्गूमेंट स्टार्ट किए वो अकबर लॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों एमपी जो हैं वो पार्टी हैं। आज की जो पूरी बहस होने वाली है, जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या बुनियादी तौर पर इसको आप देखते हैं कि कितनी लंबी चलने वाली? लंबी तो ये चलेगी। अब किस तरह बढ़ेगी वो तो अभी एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है कि भाई ऑनरेबल कोर्ट्स की अपनी क्वेरीज हैं, लॉयर्स की जो हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो किस सिमत में जाएगी ये तो नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन आर्गूमेंट तो अभी चलेंगे, अभी टाइम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुजफ्फर इकबाल खान जो हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर 2 बातें कही हैं कि आइन साज असेंबली का जो आर्गूमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि आइन साज असेंबली की जो इख्तियारात हैं उसके जो हदूद हैं वो लामहदूद हैं, जबकि पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं वो महदूद होते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़ी बात कही कि गुलाम नबी आजाद को कपिल सिब्बल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 370 को लेकर मुसलसल समाअत कर रहा है। हमारे साथ एक पिटिशनर मौजूद हैं, सज्जाद करगिली साहब। आप करगिल से हैं, लद्दाख से हैं। लद्दाख तो पहले से ही डिमांड कर रहा था कि हमें अलग किया जाए, फिर 370 में आप क्या चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें थीं, इसी तरह लद्दाख के अंदर भी मुख्तलिफ आवाज़ें थीं। जहाँ कश्मीर के अंदर सेल्फ रूल की बात हो रही थी, ऑटोनॉमी की बात हो रही थी, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिल्कुल देश से अलग होने की बात कर रहा था, इसी तरह लद्दाख में भी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहा था, लेकिन एक
सेक्शन जो है वो बाइफर्केशन के भी खिलाफ था, स्टेटहुड को ख़त्म किए जाने के खिलाफ था। तो इसी बुनियाद पे ये पिटिशंस लगी थी और उसके बाद आपको मालूम है कि हमारा केडीए एपेक्स हम एक हो गए और हमारी जो डिमांड्स है हमने मिलकर स्टेटहुड की डिमांड हमने रखी हुई है और सरकार को चाहिए कि स्टेटहुड जल्द अज जल्द लद्दाख को दिया जाए और इसी तरीके से जो सेफ गार्ड्स हैं वो हमें दिए जाए। अगर सिक्स शेड्यूल जो हमें सरकार को देने में मुश्किल हो रही है तो ठीक है 370 को रिस्टोर करें ताकि हमारे लद्दाख के लोगों को सेफ गार्ड मिले, हमारे लोगों को जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिले। सुप्रीम कोर्ट तमाम बातों को तफसील के साथ सुन रहा है। कल भी समाअत हुई और आज भी समाअत वहां पर हो रही है। जो वकला हैं अपनी अपनी दलाइल वहां पर रख रहे हैं। आप लोगों की तरफ से क्या वहां पर मौकफ है? क्या आप मानते हैं कि 370 को सही तरीके से हटाया गया? क्या आप मानते हैं कि वो गैर आईनी है या आईनी है? तो हम तो इससे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी समझते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, इमोरली हमारे साथ बिट्रेयल हुआ और ह्यूमिलिएट किया गया जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम को। तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम इसको आज भी एज ए ब्लैक डे के तौर पर हम मानते हैं और इस दिन को जो है हम अपनी ह्यूमिलिएशन का दिन और हमारे साथ बिट्रेयल का दिन मानते हैं। एक तरफ आप लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, रोजगार में, जमीनों में शेड्यूल मांग रहे हैं, दूसरी तरफ 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर लद्दाख करगिल क्या चाहता है? लद्दाख करगिल चाहता है कि लद्दाख जो है सेफ रहे, लद्दाख के लोगों को सेफ गार्ड मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। 6 शेड्यूल में अगर 370 में जो सेफ गार्ड्स, जो रिजर्वेशन हमारे लोगों के लिए थी, अगर सरकार को 370 से प्रॉब्लम है तो वही सेफ गार्ड, वही रिजर्वेशन आपको 6 शेड्यूल दे सकता है। सरकार को न हमें ये देना चाह रही है और न हमें ये देना, इससे सरकार की बदनीयती जाहिर होती है और ये हमें पता चलता है कि सरकार लद्दाख के लोगों के तई मुखलिस नहीं है। तो 370 पर आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल, हम तो लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक, किसी भी दरवाजे पे खटखटाना पड़े, हमें लड़ना पड़े, हम लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। को लेकर समाज जारी है। ज्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं यूसुफ तारगामी साहब। सर, समाज चल रही है, कल भी दलाइल रखे गए, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला है उसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में 370 के बारे में हियरिंग का प्रोसेस शुरू होने का हमारी नज़र में ये काफ़ी हौसला अफजा है और हम पुरुम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो सरकार ने किया और हमारी राय में वो सरीहन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ था और हमारी नज़र में वो जो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है जम्मू कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, उस पर भी असॉल्ट था। इस वजह से हमने दरवाज़ा खटखटाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। हम में से कई पिटिशनर्स कल मौजूद थे वहाँ हियरिंग के वक्त, शुरुआत के वक्त। शुरुआत हौसला अफजा है और हमें उम्मीद है कि जस्टिस मिलेगा हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम को। आप भी कल वहाँ मौजूद थे। जिस तरह की बहस हुई, दलाइल रखे गए, खासतौर से दस्तूर साज असम्बली, पार्लियामेंट के इख्तियारात, ये तमाम बातें हो रही हैं। जो फैसला लिया गया उसमें जम्मू कश्मीर असम्बली की मंजूरी, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्या ये नुक्ते, बुनियादी बात कहने में जो आप चाहते हैं वो बुनियादी नुक्ते आ रहे हैं इसमें? नहीं आ रहे हैं, अभी तो शुरुआत है। कल जो शुरुआत हुई है मेरी नज़र में वो एक बहुत ही मुदल्लिल तरीके से पेशरफ्त हुई है, दलील पेश की गई है काफ़ी तफसीलन, तो काफ़ी वज़नदार बहस का आगाज़ किया गया और हमें उम्मीद है। देखिए, है क्या एट स्टेक, हुआ क्या? हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां पेश की किस सवाल को लेकर? हम कोई फेवर नहीं चाहते आईन से बाहर। हम जो चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे मुल्क को एक दिशा दे दी कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर जम्मू कश्मीर के अवाम को जगह मिली, हुकूक मिले, जिनको सलब किया गया 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की अवाम की मर्जी के खिलाफ। और इसी वजह से हम रेस्टोर चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, हम रेस्टोरेशन चाहते हैं उन हुकूक को
जिनको पायमाल किया गया। लेकिन अगर देखें तो 370 को लेकर जिस तरीके से समाअत हो रही है उसको लेकर जम्मू कश्मीर के अवाम की, तमाम लीडर्स की निगाहें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबरें जारी रहेंगी, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समारोह का बीजेपी ने किया विरोध, समारोह के नाम पर धरोहर को तहस नहस करने का आरोप। रांची कोर्ट में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड की अर्जी पर सुनवाई कल, ईडी ने किया था गिरफ्तार। जामताड़ा के कोल्हर और रायडी गांव में दूसरे दिन भी धारा 144 लागू, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पुजारी के घर से दिन दहाड़े कैश की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात। दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने गोलबंधा गांव के पास बाइक सवार 2 युवक को कुचल दिया। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हो गई। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशु की हत्या करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। यह घटना बोलबा के लेटाबेड़ा बरटोला में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के टटीबा गांव में दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी की महिला ने पीट पीटकर हत्या कर दी। दरअसल महिला का बेटा बीमार था, वो दवा लेने के लिए रूड़िया कैतवार के घर गई थी। रांची पुलिस ने ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम है राजेश मुंडा, मंगलदीप कुमार और ब्रजकिशोर गंजू। दरअसल ईंट भट्टा मालिक विकास एक्का को ये तीनों आरोपी कोयले की सप्लाई किया करते थे। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 अगस्त को देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। पुनर्विकास योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में बडगाम, जम्मू तवी और उधमपुर के साथ साथ 3 स्टेशन शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 स्टेशनों के पुनर्विकास पर 295 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अधिकतम राशि जम्मू स्टेशन पर 259 करोड़ रुपए, उधमपुर पर 20 करोड़ रुपए और बडगाम स्टेशन पर 15 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर सकते हैं। आपदा पैकेज को लेकर भी चर्चा होनी है। हिमाचल के हितों को लेकर कई मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संसद पहुंचकर वित्त मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संसद भवन में वित्त मंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की और हाल ही में प्रदेश में आई आपदा के बाद केंद्र से सहायता की मांग की है। 1 से 2 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत जल्दी मुलाकात कर सकते हैं। समय मांगा गया है और प्रधानमंत्री के सामने भी वो हिमाचल प्रदेश पर आई आपदा को लेकर सारी रिपोर्ट रखेंगे। इसके इतर हिमाचल के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर वो प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। आज ताजा जानकारी के मुताबिक संसद भवन पहुंचकर वित्त मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है और हिमाचल में आई आपदा की स्थिति उन्होंने सामने रखी है और आर्थिक मदद की मांग की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात का समय मांगा गया है। वहीं आपदा कोष की मांग को लेकर केंद्र से मदद मांगने गए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से जब न्यूज़ 18
ने अंतरिम राहत पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो टीम भेजी है उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसके पास देखना होगा कि क्या मदद मिलती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है और केंद्र मंत्रियों से मुलाकात करनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी है। सर, एक ही सवाल पूछूंगा, महत्वपूर्ण सवाल है। प्राकृतिक आपदा कोष की मांग करते हैं क्योंकि ये जरूरत है कि हिमाचल के दर्द पर मलहम लगाया जाए और नुकसान बहुत ज्यादा है, उसका आकलन भी टीम कर रही है। प्राकृतिक आपदा कोष की मांग करेंगे? देखिए, अभी तो मुलाकात है होम गृह मंत्री जी से, क्या चर्चा में निकलता हो तो मैं आपको आके बताऊंगा। उन्होंने इंटरिम टीम भेजी है, उसकी रिपोर्ट भी मेरे ख्याल उनके पास आ गई। उसके बाद जो अंतरिम राहत मिलेगी उस बारे में मैं आपको बाद में ही जानकारी दे सकता हूँ। इसके अलावा और भी कई मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है सर? हाँ, तो रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करना है, गृह मंत्री अमित शाह से 11 बजे संसद भवन में मुलाकात होगी और प्राकृतिक आपदा कोष की मांग हो सकती है क्योंकि ये जरूरत है हिमाचल को दोबारा पटरी पर लौटाने की, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है इस त्रासदी में, हिमाचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। उसको लेकर ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मुलाकात के बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री मीडिया से जब संबोधित करते हैं तो क्या क्या जानकारी उपलब्ध कराते हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 डे KLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा